रेत भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश में सबसे अधिक मांग वाले संसाधनों में से एक है। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रेत की डिमांड है। पिछले 2 दशकों में इसकी मांग 3 गुना से भी अधिक हो गई है। भारत के कई हिस्सों में इस तरह की गहरी खदानें हैं। देश के निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व तेजी आ रही है, लेकिन रेत से बनी कंक्रीट, कांच और अन्य निर्माण सामग्री की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। मैं गोवा में हूँ, जहाँ रेत खनन पर प्रतिबंध है, लेकिन समुद्र तटों, पहाड़ियों और नदी तलों से इसे अवैध रूप से निकाला जा रहा है। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस गहराते रेत संकट को कैसे टाला जा सकता है। ये है गोवा। यहाँ के समुद्री तट दुनिया भर में जाने जाते हैं। लोग यहाँ मौज मस्ती, धूप, सुकून और आध्यात्मिकता ढूंढने आते हैं। पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी के रूप में ये पर्यटकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण रखता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा भारत का सबसे अमीर राज्य है। यहाँ लोग एक औसत भारतीय से करीब 3 गुना ज्यादा कमाते हैं। हालांकि इस सारी सुंदरता के पीछे एक गहरी छाया भी छुपी है। पिछले दशकों में इस सबसे छोटे भारतीय राज्य में आवास, होटल और बुनियादी ढांचे में जोरदार तेजी देखी गई है। सीमेंट और कंक्रीट के लिए रेत की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नए विला बन रहे हैं, शानदार राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाल ही में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। यानी निर्माण और अधिक निर्माण। देव बाबू महाले 67 साल के हैं। वे पिछले 40 वर्षों से उत्तरी गोवा के उगुएम गांव के पास खेती कर रहे हैं। ये मुझे वो जगह दिखा रहे हैं जहां खेत पर कभी उनके नारियल के कई पेड़ थे। पिछले दशक में वे सभी पेड़ एक एक कर इस नदी में बह गए। त्याच्यानंतर रेती चालू झाली। फिर रेत का खनन शुरू हो गया, जिससे मेरा खेत बह गया। जमिनीत मी शेंगदाणा उन्हाळ्याच्या दिवसात, गर्मियों में मैं इस जमीन पर मूंगफली उगाता था काढायचो आणि उन्हाळ्यात त्याच्यात केळी होते, माड होते, माडां और मानसून में धान उगाता था। मेरे केले और नारियल के पेड़ बर्बाद हो गए। रेत खनन से 22 नारियल के पेड़ बह गए। नैसर्गिक आपत्ति किंवा पाऊस, ऐसा कभी प्राकृतिक आपदा या ज्यादा मानसून के कारण नहीं हुआ। कि क्या हुआ? इसका मतलब था कुछ सालों में 24 लाख की कमाई का नुकसान, एक बड़ी रकम। महाले के परिवार और भविष्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति। या शेतीच्या व्यवसायावरती, या उत्पन्नावरती मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनकी शादियां अच्छे परिवारों में नहीं करा पाया। खेती की आय खत्म होने का मतलब था कि मेरे और मेरे परिवार की स्थिति बहुत बुरी हो गई। तेरेखोल नदी के इस हिस्से के साथ गोवा में सभी नदी तटों पर कटाव दर्ज किया गया है और इसकी एक साफ वजह है बड़े पैमाने पर रेत खनन। गोवा में रेत निकालना अवैध है, इसलिए खनन माफिया रात में इस तरह की डोंगियां लाते हैं और पंपों के जरिए नदी के तल से रेत निकालते हैं। नदी के तल का गहरा होने से इसके किनारों का कटाव होता है और उस जमीन पर आजीविका के लिए निर्भर लोगों का नुकसान होता है। देव बाबू और उनके दोस्तों ने कीमती खेत खो दिए हैं। खनन माफिया से उन्हें धमकियां भी मिली हैं। उसी के डर से मैं नहीं आता हूँ। 1-2 बार आया था इधर, आया कि मेरे आंग पर आया मारने को, तो मैं डर से भाग गया। तो अभी तक नहीं आया, लेकिन कभी आता है रात को, देखता है, जाता है। बोलने को क्या फ़ायदा होता है अकेला। किसी ने, सरकार ने आपका साथ दिया? सरकार ने कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। कौन कौन आते हैं, दिखाते हैं। मैं तो आज ही आ गया, मेरा मन भी नहीं है आने को इधर। ये लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है। मैं तो किसी का काम करेगा तो पैसा मिलेगा, वो यहाँ से आश्वासनों के बाद क्या होगा? मेरा पेट भरेगा, भूल भरेगा, क्या नहीं मिलेगा। अब गांव ने अवैध खनन का मुकाबला करने के लिए रात में पहरा देना शुरू किया है, लेकिन माफिया डर फैलाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। भारत भर में रेत माफियाओं ने खुलेआम हत्याएं की हैं। देश में रेत का लालच एक खतरनाक व्यवसाय है। आवाज उठाने वाले कई कार्यकर्ताओं, लोगों और पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं। जिन लोगों का खनन से सीधा फायदा हुआ, उन्हें बहुत कम या शायद ही कोई सजा मिली है।
एक अध्ययन के अनुसार भारत में दिसंबर 2020 से मार्च 2022 तक रेत खनन से जुड़े मामलों में 418 लोगों की जानें गईं और 438 लोग घायल हुए। उगुएम गांव के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विनायक महाले एक और आपदा स्थिति की ओर चौकन्ना करते हैं। उनका मानना है कि तेरेकोल नदी पर बना यह रेलवे पुल, जिसकी नींव नदी में है, खनन से हुए गहरे गड्ढों के कारण ढह सकता है। पुल पर खड़े होकर ये एक रेलवे पुल है। इस पुल की नींव नदी के तल में है। ये खतरनाक होगा, है ना? एक्झॅक्टली। आणि त्या ब्रिजच्या 300 मीटर वरती आणि खालती। हाँ बिल्कुल, रेलवे ब्रिज के पास 300 मीटर तक किसी को भी निर्माण या रेत निकालने की अनुमति नहीं है। ये स्पष्ट आदेश दिया गया है। ये पुल राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। तो नॅशनल प्रोजेक्ट आहे, पण आता आम्ही बघायला गेलो तर त्या पिलर्सचे ब्रिज। लेकिन अब अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर अनियंत्रित रेत खनन के कारण पुल के खंभों का प्लिंथ क्षेत्र काफी नीचे चला गया है। रेत खनन करने वाले पुल के पिलर के पास से रेत खोदते हैं। रेती उत्खनन करीत असतात, त्यामुळे ह्या पुलाला फार भयंकर धोका आहे। हे आम्ही अगोदर इस पुल को गंभीर खतरा है और हमने संबंधित मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय को सूचित कर दिया है। हमने संबंधित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। बट आई मस्ट से इट इज फॉलन ऑन द डेफ ईयर्स। खनन करने वाले, चाहे वे असंगठित समूह हों या बेहतर संगठित माफिया, कुछ पर राजनीतिक तबके के साथ खास संबंधों का आरोप भी लगता रहा है। शायद इसीलिए बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं होती है। पद्मश्री नॉर्मा अल्वारेज प्रसिद्ध गोवा वासियों में से एक हैं। मैं अवैध रेत खनन के कई उदाहरणों की ओर इशारा कर रही हूँ और अदालत कई आदेश पारित कर रही है और रेत खनन पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। अधिकतर रेत खनन रात के समय होता है। खनन की तस्वीरें लेना बहुत मुश्किल है और जब पुलिस दोबारा साइट पर जाती है तो वो कहते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सक्शन पंपों के जरिए रेत निकाली जाती है। पहले खनन करने वाले नावें लाते थे और नदी के किनारे से रेत निकालते थे। ट्रक में भरकर रेत ले जाई जा रही थी, लेकिन अब वे नाव से सीधे नदी में पंप डाल रहे हैं और सीधे एक ट्रक में पंप कर रहे हैं और ट्रक रेत लेकर खुलेआम चला जाता है। पुलिस से इन मार्गों पर निगरानी रखने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कोई ठोस प्रयास नहीं है। जवाबदेह कौन है, ये समझने के लिए मैं गोवा के पर्यावरण मंत्री नीलेश कबराल से मिलने गई। आपके राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन पर आपका क्या आकलन है? इतने वर्षों तक रेत की निकासी होती रही है। अभी नियम कायदे आ गए हैं, इसलिए गैर कानूनी कहा जाने लगा है। अब गोवा में निर्माण होने के कारण रेत निकालने की मांग अधिक हो गई है। मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वे पुलिस और रेत खनन माफिया के बीच मिली भगत की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? वैज्ञानिक संगठन द्वारा अध्ययन करने के बाद रेत के उपलब्ध संसाधनों का पता चला, लेकिन एक्टिविस्ट इसको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ले गए और इस पर प्रतिबंध लगाया। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को भी चुनौती दी गई है, लेकिन फिर भी गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता। निर्माण वास्तव में अभी भी चल रहा है। बड़े लोगों के लिए ये ठीक है क्योंकि वे क्रशर का उपयोग कर रहे हैं और वे आरएमसी कंक्रीट ला रहे हैं। वे इन सभी नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रभावित लोग आम लोग हैं जो आरएमसी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इसकी लागत 45,000 रुपये प्रति घन मीटर होगी, जबकि जब वे नदी की रेत खरीदते हैं सामान्य निर्माण की लागत करीब 5,000-6,000 रुपये प्रति घन मीटर है। गोवा भारत में पश्चिमी घाटों का हिस्सा है, जो जैव विविधता के मामले में दुनिया के 8 यूनेस्को हॉटस्पॉट में से एक हैं। घाट पूरे भारतीय प्रायद्वीप में मौसम और इकोलॉजिकल पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि रेत खनन ने नाजुक जैव विविधता को प्रभावित किया है। जब आप टिकाऊ सीमा से अधिक रेत निकालते हैं तो बहुत कुछ होता है जो आपकी नदी का मार्ग बदल देता है। इससे चैनल चौड़ा होता है, नुकसान होता है। नदी तल के साथ साथ तटों पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि आपने देखा है कि बैंक में जाने से कई हिस्सों में चैनल खराब हो गए हैं। Channels have widened. अब हमें किसी प्रकार के पारदर्शी, विज्ञान संचालित या डाटा संचालित और विज्ञान आधारित नीति या निर्णय लेने पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि नहीं हो रहा है। और हम बहुत सारी प्रजातियों के नुकसान, जैव विविधता में बदलाव और प्रजातियों की संरचना में बदलाव के रूप में एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं, और ये एक बड़ा नुकसान है। Change in diversity, change in density, change in species composition, and that's a big toll. अब पर्यावरणविद कह रहे हैं कि विकास, लेकिन किस कीमत पर? पर्यावरण और जलवायु मंत्री के रूप में क्या आपको लगता है कि यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं पर्यावरणविद नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझे अपने पर्यावरण से प्यार हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर आपको इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना होगा। एक समय ऐसा आएगा कि शायद पूरे देश में भी रेत की डिमांड नहीं होगी और फिर चीज़ें अपने आप स्थिर हो जाएंगी। जब मांग होगी तो आपूर्ति का मुद्दा भी होगा। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले भारत को रेत की जरूरत है। 2019 में किए गए एक अध्ययन का अनुमान है कि शहरी भारत में रेत की वार्षिक मांग 6 करोड़ मीट्रिक टन है। हालांकि प्राकृतिक रूप से रेत लाखों सालों में बनती है, लेकिन इसे उस तेजी से निकाला जा रहा है जितनी तेजी से भरपाई मुमकिन नहीं है। UNEP के अनुसार भारत और चीन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट हैं, जहां बजरी खनन नदियों, झीलों और समुद्र तटों को प्रभावित कर रहा है। भारत में रेत खनन और उपयोग के लिए दिशा निर्देश हैं, लेकिन रेत का लालच खत्म नहीं हो रहा है। मैं गोवा में एक नए घर का निर्माण देखने गई, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैम, टेल मी मोर अबाउट दिस हाउस। मुझे इस घर के बारे में बताएं, आपने इसे कैसे डिजाइन किया है? तो मूल रूप से यहाँ प्राप्त सभी चीज़ें लोकल एरिया से ही हैं। लैटेराइट मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हमने आसपास से लैटेराइट मलबा और लाल पत्थर इकट्ठा किया। तो अगर आप देखें तो इस घर के आधार या मुख्य सामग्री में सीमेंट, कंक्रीट, RCC का उपयोग नहीं हुआ है। तो कई तत्व हैं, जैसे एक है स्लैब। हम सीमेंट कंक्रीट स्लैब का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई पारंपरिक समाधान हैं जिनका उपयोग हम जैक आर्चेस, मद्रास लो या कडप्पा लो नामक प्रणालियों से करते हैं। यहाँ तक कि दरवाजे के लिए भी हम लिंटल्स का उपयोग करते हैं, जो कंक्रीट नहीं है। कडप्पा लकड़ी की टाइलें हैं। हम रिसाइकिल चीज़ों का उपयोग करते हैं। हम विभिन्न इनफिल क्षेत्रों में प्रकाश पाने के लिए दिलचस्प तरीके से कांच की बोतलों का उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे समाधान हैं। मुझे लगता है कि समाधान हमारे आसपास ही मौजूद हैं। इसलिए परंपरागत रूप से हमारे पास मिट्टी के घर होते थे, और फिर आप जानती हैं 60, 70 और 90 के दशक में जब भारत ने कंक्रीट के घरों का विकास शुरू किया था, और अब हम सीमेंट के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये काम करने का एक टिकाऊ मॉडल है? दुनिया भर में कई जगहों पर आधुनिक तरीके से मिट्टी पर स्विच किया जा रहा है, और आज क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, वे इस विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि सीमेंट कंक्रीट के घर आज वास्तव में रहने लायक नहीं हैं। हालांकि कई अलग अलग समाधान उपलब्ध हैं, लेकिन रेत पर निर्भरता तब तक नहीं थमेगी जब तक कि बड़े पैमाने पर नजरिए में बदलाव नहीं आता। आधुनिक जीवन के लिए जिस तरह के शहरों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। डीन डिक्रूज गोवा के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। 3 दशक का उनका काम पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार वास्तुकला का एक प्रमाण है। हाँ, तो ये टेट्रापैक शीट है जिसे मूल रूप से शेड में लगाया जाता है, जहाँ प्लास्टिक, पेपर और फॉइल को प्रेशर में साथ रखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा इंसुलेशन है। ये सस्ते भी पड़ते हैं, और आप यहाँ निर्माण देख सकते हैं। हर जगह जो कुछ हो रहा है उसका एक लक्षण मात्र है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर आवास और निर्माण को देखते हुए गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और वे कुछ समाधान बताते हैं। आप जानते हैं कि कुछ सामग्रियां जैसे फ्लाई ऐश अब औद्योगिक पैमाने पर चली गई है। एमसैंड भी उसी क्षेत्र में जा रही है, लेकिन अभी तक ये पर्याप्त नहीं है।
उदाहरण के लिए कई मॉलों को स्कूलों और अस्पतालों में बदल दिया गया। आपको इमारतों का पुनः उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि हम वास्तव में रिसाइकलिंग या पुनर्निर्माण पर विचार करना शुरू कर सकें। हम अपनी इमारतों को उनके भौतिक पहलू के अलावा कैसे डिजाइन कर सकते हैं? मसलन कम ऊंचाई, कम घनत्व, कम कार्बन फुटप्रिंट वाली इमारतें वास्तव में टिकाऊ होती हैं। राजनेताओं और नौकरशाहों को भी शिक्षित करना है। क्या हमें बड़ी मेगा परियोजनाएं वास्तव में चाहिए? पूरे निर्माण उद्योग को विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है। आप इससे निचले स्तर पर लोगों को सशक्त कर सकते हैं और इससे नए आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। गांवों में यदि आप उच्च वर्ग में शामिल होना चाहते हैं तो आप मिट्टी के घरों से हटकर एक कंक्रीट का घर बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, शांत, आरामदायक नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग लोगों को फिर से सशक्त बना सकती है। इससे आप देश के विकास, आर्थिक उत्थान को कुछ लोगों तक केंद्रित करने के बजाय सभी लोगों को साथ लेकर आ सकते हैं। अच्छे समाधान और उसे लागू करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन देव बाबू महाले और उनके साथी किसानों के लिए फिलहाल रेत खनन उनके जीवन से सीधे तौर से जुड़ा है। इसका प्रभाव उनके खेतों और आजीविका पर सीधा पड़ता है।